अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज 3-4 जो बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। पूरे मुल्क के अंदर जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ जो है कि वो एहतजाज और धरने का ऐलान किया, और धरना डी चौक इस्लामाबाद में होना था। तमाम मुल्क से काफ़िले जो हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं, लेकिन मुख्तलिफ शहरों के अंदर रुकावटें भी खड़ी की गई और बिलखसूस इस्लामाबाद रावलपिंडी को तो एक बार फिर कंटेनर्स का शहर बना दिया गया है। और इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी तो शायद इतने इस एहतजाजी मुजाहरे या धरने से परेशान ना होते जितना इन कंटेनर ज़दा रास्तों को बंद करके जो है कि इसके शहरों की आवाम का जीना दुहाल किया गया है। कुछ ये मामलात हैं, और ये जो महंगाई और सारे माशी हालात, इसके नतीजे के अंदर जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है वो भी होगा। और इसके साथ साथ फिर कशीदगी बढ़ती जा रही है सियासी जमातों के दरमियान। बिलखसूस PMLN में काफ़ी तलखी नज़र आ रही है चंद दिनों से, और जब से मखसूस नशस्तों का फैसला हुआ और उनके तमाम जो अहदाफ हैं, तीर के निशाने हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब हैं। अगर पाकिस्तान की माशी हालत जो देखी जाए वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो ये माशी हालात मज़ीद ज़्यादा ख़राब होंगे। तो ये मामलात हुकूमत किस तरफ लेके जाना चाहेगी? अगर सियासी कशीदगी भी बरकरार रहेगी, महंगाई होगी, अवाम में बेचैनी होगी, सियासी जमातों में बेचैनी होगी, तो फिर मुल्क किस तरफ जाएगा? ये मामला है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं निसार जट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली हैं। फरीद अहमद प्राचा साहब हमें जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और खेलदास कोस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुकन असम्बली हैं, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। प्राचा साहब, आपसे हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में आपने एहतजाज की कॉल दी थी और कहा था कि इस्लामाबाद में धरना देंगे, तो इस्लामाबाद तो बंद कर दिया इन्होंने। कहा जा रहा है जी कि लियाकत बाग तक आप महदूद रहें और बस एहतजाज करें, जलसा करें और वापस चले जाएं। तो आप इस हद तक तो आपकी जमात कहीं थोड़ी सी खुशकिस्मत दिखाई दे रही है कि आपको भी कम से कम इजाज़त दे दी है उन्होंने, वरना तो यहाँ हर दूसरे दिन हम देखते हैं कभी इस्लामाबाद लाहौर में अदालतों में दरख्वास्तें जारी होती हैं, तो मुखालफिन को तो वो इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रहे। और जो उनके अपने होते हैं वो बिन बुलाए आते हैं, एक एक हफ्ता बैठ के भी चले जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इस वक्त क्या सूरत हाल आपकी जो पूरी एक्टिविटी है क्या है? और अगर ये महज एक जलसा करके, आज की कार्रवाई करके आप सब लोग जो हैं कि वापस घरों में चले जाएंगे या अपनी मंजिल तक ज़रूर आएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद जमील साहब, इजाजत कोई नहीं दी हमें। हमारे रास्ते में तो रुकावटें डाली हैं, कंटेनर तो हमारे लिए रखे हैं, गिरफ्तारियां हमारी 300 अफराद के घरों पर छापे मारे गए हैं। हमारे कई अफराद गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात से मौलाना मुख्तार गुजराती साहब हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। काफी अफराद हमारे अहम तरीन शख्सियात गिरफ्तार हुई हैं। काफिले हमारे चले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूबा खैबर से आ रहा है, मर्दान से आ रहा है, मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं। और वो जो कहते हैं जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे, तो किस किस को रोकेंगे? H8 में अब भी हजारों लोग जमा हैं और ये बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए ये बात हुक्मरानों को समझ लेनी चाहिए कि आप कौम के साथ कट के लोगों के दुखों पर निमकपाशियां करके, उनको महंगी बिजली दे के, उनकी लूट मार करके, कैपेसिटी के नाम पर ये सारे के सारे सियासी मफादात लेने वाले खानदान हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए, 6000 अरब रुपया इस कौम का लूटा है इन्होंने पिछले दिनों में। एक साल में 2185 अरब रुपया किस चीज का? बंद, अपनी बंद दुकान का, कि आप माल लें न लें, हमने आपसे पैसे लेने हैं, आप लेंगे तब भी लेंगे, नहीं लेंगे तब भी लेंगे। टोटल 13,000 मेगावाट हमारी जरूरत है और यहाँ हमें मिल रहा है, और पैसे हम 46,000 मेगावाट के दे रहे हैं, 3 गुना पैसे दे रहे हैं। तो कोई जुल्म की इंतहा है। अब इस बात को हुक्मरान अगर नहीं समझेंगे तो फिर धरना तो घर घर पहले ही मौजूद है। जिन लोगों के चूल्हे सर्द हैं, जिन लोगों को भारी बिल आ रहे हैं, एक बल्ब और एक पंखे चलाने वालों को भी 14-14, 20-20 हजार रुपए का बिल आ रहा है, तो किस तरह से लोगों को ये मुतमईन करेंगे? जबकि असल अलमिया ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो मुफ्त बिजली ले रही है, उनकी बिजली का खर्च मैं दे रहा हूं, आप दे रहे हैं। क्यों? किस दलील की बुनियाद पर? आईन पाकिस्तान का कौन सा आर्टिकल है जो ये इन हुक्मरानों को इस बात की इजाजत देता है कि ये मुफ्त बिजली लें, मुफ्त पेट्रोल लें, मुफ्त गैस लें?
कोई कानून है और ये लाकानूनी चल रही है और सारे इसमें शामिल हैं। इसमें जो है वो आप लगा लें तो इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं, इसमें सियासतदान भी हैं, इसमें जुडिशरी भी है। तो सवाल यह है कि एक आम आदमी ने क्या जुर्म किया है इस पाकिस्तान में, एक किसान ने, एक मजदूर ने क्या जुर्म किया है कि उसको तो आप अपना बिल भी उसको भेज दें और चोरी करने वालों को उसको भेज दें, उसको बंद कारखानों का बिल भी भेज दें और खुद आप मुफ्त ले रहे हो। बल्कि आपके मुफ्त देने के लिए, पाकिस्तान को मुफ्त पेट्रोल देने के लिए, पाकिस्तान को पेट्रोल इंपोर्ट करने और आईपीपी को डॉलर में अदायगियां करने के लिए आईएमएफ से पैसे लेने पड़ रहे हैं। सारा दबाव जो है कि वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें होना क्या चाहिए। एक इसमें जज साहब से भी मैं ज़रा एक इनपुट लेता हूँ कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी 2018 के बाद, गालिबन 2019 के अंदर आईपीपीज़ के मामले के ऊपर एक इंक्वायरी भी की गई थी और उसके अंदर ये चीज़ पॉइंट आउट हुई थी कि बहुत सी कंपनियां ये जो कैपेसिटी के नाम के ऊपर चार्जेस ले रहे हैं कि अगर 10% या 20% वो प्रोड्यूस कर रही हैं और कुछ कंपनियां जो है बिल्कुल बंद भी पड़ी हैं लेकिन उनको भी अरबों रुपए मिल रहे हैं महीने के। तो वो रिपोर्ट भी जो है कि जट साहब कहीं उसका जो है कि वो अता पता नहीं चला, बहुत सी चीज़ों की निशानदेही हुई। तो ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं हुकूमतों की कि हम ये सब जानते हुए भी इन चीज़ों को, इशू को हल नहीं कर सकते हम? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि जी ये जो मामला जो हमारी आवाम हम सब फेस कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह जो है वो बुनियादी वजह है कि आप जब इलेक्शन का मैंडेट चोरी करेंगे, आप जब पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी पैदा करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मुसल्लत करेंगे, आप आवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे, आप जब ऐसा निज़ाम लेकर आएंगे जो कि सिर्फ आप गुलामाना सोच के तहत आप चलेंगे, तो यकीनन आपको ये चीज़ें जो हैं वो फेस करना पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि ये सारे इफ़ेक्ट्स जितने भी हैं ये शुरू ही उस दिन से हुए जिस दिन से रजीम चेंज ऑपरेशन आया। सियासी आपका एक अनस्टेबिलिटी आई, पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो ईवान में बैठ के फैसले हुए और वो फैसले पूरी दुनिया ने देखे, फिर आपने इदारों को लड़ाया, इदारों को मुलव्वस किया, मुलव्वस करके अवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी सारी सूरत हाल में आपने एक फिर इलेक्शन भी करा दिया जो कि आइन तोड़ के इलेक्शन कराया गया। पंजाब हुकूमत का, केपीके का आपने इलेक्शन नहीं करवाया, 90 डेज़ में आपने एक इलेक्शन कराया, फिर फॉर्म 47 पर आप मुसल्लत होकर आए और आकर आप अवामी फैसले कैसे कर सकते हैं? ये बुनियादी तौर पर आपको बताने का मकसद ये अनस्टेबिलिटी इसकी वजह से आप अवामी जो ताकत, जो अवाम की जो ताकत है उनको आप सामने रखकर फैसला करने में नाकाम हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मौजूदा सेटअप है ना सारे, इसके अंदर तो बिल्कुल बजा ठीक आप बात कर रहे हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जब हुकूमत थी उस वक्त भी आईपीपीज़ का मामला, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक है, अच्छा जी, आपकी जो गैर मुल्की कंपनीज हैं आपने उनके साथ मुआहदे किए हैं, अगर आपको उसको एग्रीमेंट को ख़त्म करते हैं तो वो शायद आपको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी आपको ले जाएंगे, आपको भारी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। एक होता है आपकी जो प्राइवेट निजी कंपनी लोकल, और दूसरा सरकारी। अब सरकारी कंपनी जो वो भी कैपेसिटी के नाम के ऊपर, चाहे आपकी वापडा की 21 हैं, चाहे आपकी 5 जेनकोज हैं, चाहे आपकी जो है कि इसी तरह से बाकी जो जितने भी सरकारी प्लांट्स हैं उनमें भी कैपेसिटी के नाम के ऊपर जो है कि बंद पड़े हुए हैं और पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये तो ख़त्म किए जा सकते हैं। ये आपके दौर में भी ऐसे होता रहा है, उस वक्त भी ख़त्म नहीं हुआ ये सारे? नहीं, मैं एक आपको बात बताऊं, देखें हमारे दौर में ना कोरोना का एक फैक्ट आया और उन दिनों में मैं आपके रिकॉर्ड के लिए आपके प्रोग्राम में जितने भी हमारे छोटे ताजर थे, जितनी भी इंडस्ट्री थी, बड़ी इंडस्ट्री थी, उन तमाम इंडस्ट्रीज को पैकेज एक दिया गया था और वो ऑन द रिकॉर्ड बात है, ये मेरी तरफ से कोई लगी लिपटी बात नहीं है। उसके बाद अब जब आप आ जाएं, आप मिनिस्टर वाटर एंड पावर की अब जब बात सुनते हैं, वो बेबस हैं। वो पाकिस्तान में बिजली चोरी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी बिजली चोरी हमारे सिंध में हो रही है, आपका हैस्को जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आपका सेपको डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आपका के इलेक्ट्रिक का तो बुरा हाल करके रख दिया है। ठीक है जी, ये जो लोड जो आपका बर्डन है, वो जब चोरी शुदा लोग हैं उनसे आप रिकवरी नहीं ले सकते, फिर आप कैपेसिटी के नाम पर जो है लोगों के ऊपर बिल जो है थोपते हैं, उसका इफेक्ट जो है वो सामने आता है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त
जितने भी आपके देखें फेस्को हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक प्रॉफिटेबल उस पे जा रहा है। आईएस को भी ठीक काफी जी, बेहतर है। आईएस को भी बहुत बेहतर है, लेकिन मेजॉरिटी आपकी जो है इसमें आप हेस्को है, कोयटा का है, कराची है, आपका वहां के जो ट्राइबल मुलाजमीन है वो बिल उसका नहीं है। देते, वो मुलाजमीन बिल नहीं देते। प्राचा साहब ने बात की थी कि जो इदारे बिजली इस्तेमाल करते हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट सॉरी ब्यूरोक्रेसी का नाम लेना भूल गए। आप ब्यूरोक्रेसी के दफ्तरों में चले जाएं, डिप्टी कमिश्नर्स के, कमिश्नर्स के, इनके दफातर में चले जाएं, 3-3 एसी चल रहे हैं, 2-2 एसी चल रहे हैं, कोई बिल देने वाला नहीं है, उसका बोझ भी अवाम ने उठाना होता है। बिजली महंगी ने आप जो इन्होंने इस वक्त आईपीवीसी को ना रिव्यू करके जो बोझ डाला है उससे आपकी एग्रीकल्चर टोटल तबाह हो गई है, आपकी इंडस्ट्री मुकम्मल तबाह हो गई है, आपका मजदूर आप मुकम्मल तबाह हो गया है, आपका छोटा ताजर तबाह हो गया है, आपका असल मसला ये आ गया, पाकिस्तान का ये आ गया। मैं जरा प्राचा साहब को भी लेता हूँ कि अगर हम आवाम को रिलीफ देते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो जो IMF के साथ हमारी नेगोशिएशन या एग्रीमेंट हुआ कि हम अगर अपनी आमदन को नहीं बढ़ाएंगे, ये वसाइल इकट्ठे नहीं करेंगे, तो शायद वो हमारे एग्रीमेंट भी ना हो और फिर बाकी दुनिया भी हमारी मदद ना करे, तो फिर पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा जो है मज़ीद बैठा जा सकता है। ऐसी हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए प्राचा साहब? तमाम हम भी तनकीद करते हैं, बाकी सब भी तनकीद करते हैं, लेकिन मुतबादल हल क्या होने चाहिए कि हम ये आवाम के ऊपर बोझ भी ना डालें और अपनी आमदन भी हम बढ़ा सकें और ये जो एनर्जी सेक्टर है इसकी एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाए। तो क्या आपकी जमात प्रोटेस्ट भी कर रही है, धरना भी दे रही है, तो क्या कोई मुतबादल प्लान भी ऐसा है कि अगर हुकूमत किसी जगह पे टेबल पे बैठाती है कि आए जी हाफिज साहब आए बैठें, कोई मशवरा दें हमें या कोई प्लान है तो वो दें, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वो आपके पास होगा या नहीं होगा? मिल साहब, कई चीजें हैं। IMF ने हमें ये तो नहीं कहा कि आप शाहाना अखराजात करते चले जाएं, और ये कि सबसे पहले तो अगर हमारी हुकूमत होगी तो हम ये सारी मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त डीजल, 90,000 गाड़ियां हैं वफाक के पास 3-3 किलोमीटर 1 लीटर में चलने वाली, हम वो सब बंद करेंगे। कोई किसी आईनी जवाज के तहत तो वो नहीं कायम है। फिर उसके बाद दूसरी बात, अहम तरीन ये बात है कि सोलर पर दुनिया, हमारे मुल्क में तो दरिया सारा साल बहते हैं, हमारे मुल्क में सूरज सारा साल चमकता है, तो हम क्यों ना सोलर पे आए। ये जो अभी आप दफातर की मिसाल दे रहे थे, बिल्कुल ठीक निसार साहब ने, तो ये दफातर सारे दिन के वक्त खुलते हैं। हम जमात इस्लामी सारे दफातर को, सारी अदालतों को, सारी तालीम गाहों को सोलर पे करेगी। किस लिए हम जो है ये महंगी बिजली जो है वो ले और दे। तीसरी बात यह है कि जिन लोगों ने ये मुआहदे किए थे वो कौमी मुजरम है, जबकि हमारी ट्रांसमिशन का कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो इतना लोड उठा सके, हमारी लाइनें, हमारी लाइन लास्टेज वगैरह। तो उसके बाद जिन्होंने मुआहदे किए, जिन्होंने कैपेसिटी मानी, जिन्होंने फिर इस पे फ्यूल एडजस्टमेंट मानी, फिर डॉलर्स माने, वो सारों को कटहरे में लाना चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत उन पर मुकदमात हो। फिर उसके बाद ये कि ये जो आपने मुआहदात की बात की, ये मुआहदात जो है जिनसे हुए थे वो तो आगे इनको कंपनियां बेच के चले गए, जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप थी, वो कोई आलमी सतह पे जाने वाली बात नहीं है। किसी ने स्टडी ही नहीं किया, किसी ने देखा ही नहीं है कि ये मामला है क्या। अब मैं कोई अब आलमी अदालत में जाने की नहीं है जरूरत, ये तो सारे लोकल हैं। और जिन लोगों से था उनके साथ एग्रीमेंट में ये भी था कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट लाएंगे, तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट आई है हम फौरन ऑडिट करवाएंगे। 150 अरब डॉलर का लोगों ने जो लिया, यहाँ लगाया है प्लांट, 470 अरब डॉलर कमा चुके हैं और अभी कमा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जिनको हम ऑडिट करके हम ये समझेंगे कि कौम के सामने हकाइक लाए जाएं। फिर इसके बाद हम ये बात भी समझते हैं कि बहुत सारी चीजें तो यहाँ पर होनी चाहिए थी और नहीं हुई, उसकी तरफ आना चाहिए। हल तो मौजूद है यानी सारी चीजों का। और उस सिलसिले में अगर हम इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, यही जो जिनसे बिजली की कैपेसिटी है के ले रहे हैं, इनको पैसे ले रहे हैं, इनसे बिजली ले, इंडस्ट्री को डेवलप करें और इंडस्ट्री को वो बिजली दें। अब मैं ताकि यह है कि वो इंडस्ट्री वाले अपनी बिजली लगाने के बजाय इनसे हम बिजली लें और इनको दें, ताकि पैसे तो ले रहे हैं, मुफ्त के पैसे ले रहे हैं, फिर बिजली क्यों ना हम इनसे लें। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिसकी तरफ आएंगे, हम कर्जे नहीं लेंगे। ये कर्जों की वजह से ये बुरे हाल है।
और लेकिन ये प्राय साहब कर्जे कर्जा हमारी नहीं लेंगे तो जरूरत है। कर्जा अदा भी कैसे करेंगे, शायद बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा इसी माशी मामलात और कुछ सियासी मामलात पर बात करेंगे। और खेलदास गोस्तानी साहब तो शायद हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, जनरल अब्दुल कयूम मलिक साहब जो है PMLN की तरफ से, वो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। उनसे भी पूछेंगे जरा उनकी हुकूमत इन सारे मामलात को कैसे देखती है और क्या कोई आवाम के लिए मुश्किलात कम हो सकती हैं या इसमें मजीद इजाफा होगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, कुछ माशी मामलात और बढ़ती हुई महंगाई और बिलखसूस जो एनर्जी क्राइसिस है उसके अंदर कीमतों का और बिजली के बिलों का मामला है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें जनरल अब्दुल कयूम मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान PMLN से हैं। और बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये बताइएगा कि गुफ्तगू हो रही है कि हम किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं। महंगी बिजली है, IMF के साथ मुआहदे हैं, मईशत भी हमारी कमज़ोर है, हमें उनकी कुछ कंडीशन माननी है। लेकिन ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, इसमें हुकूमत के अपने अगर 25-30 अगर प्लांट हों और वहाँ पर भी कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हों, अगर वो पूरी बिजली पैदा नहीं कर रहे, कोई 5%, कोई 10%, कोई 15%, और कुछ ऐसे भी हैं जो बंद भी पड़े हैं लेकिन फिर भी वो ले रहे हैं, तो एटलीस्ट हम ये हुकूमत वाला तो बोझ हम आवाम के ऊपर नहीं डालना चाहिए। हमें चलें जो प्राइवेट कंपनीज को हम शायद वो जुर्माना देना पड़े या हमें वो चैलेंज कर दें अदालतों में तो मसाइल पैदा हों, लेकिन इस सरकारी बोझ तो हम आवाम से उठा सकते हैं ना। या बिल्कुल जी, मैं 100% एग्री करता हूँ। और ये कितनी अफसोसनाक बात है कि हम डिटेल्स में जाए बगैर ये कहते रहे कि IPPs, और हमारे तो बाहर इम्प्रेशन यही था कि ये सारी इंटरनेशनल कंपनियां हैं जिनके साथ इंटरनेशनल मुआहदे हैं, तो शायद उसकी लीगल इम्प्लिकेशंस होंगी। लेकिन अगर ये गौर इजाज साहब तो कह रहे हैं कि 80% पाकिस्तान के हैं, कुछ गवर्नमेंट के, कुछ बिजनेस कम्युनिटी के, तो इनके साथ तो फॉर श्योर 1 by 1 बात करनी ज़रूरी है। मैं आपको अपना एक इश्यू बताऊं कि मैं जब स्टील मिल का चेयरमैन बना 2004 के शुरू में, तो उस वक्त ये कोल की शॉर्टेज होगी, कोकिंग कोल जो स्टील बनाने के काम आता है, बिकॉज चाइना उस वक्त 3 गॉर्जेस डैम बना रहा था, तो बहुत सा लोहे का जो आयरन और कोल उधर जा रहा था, इंटरनेशनल मार्केट से बहुत उठाया था उसने, बिल्कुल बहुत। और इन्होंने ये किया कि 5 साल के पिछले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे थे, मैंने टेक हुआ तो अभी अगले करने थे, वो मुंह मांगी प्राइस मांग रहे थे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग। और फिर साथ ये भी था 2004 में कि पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी की बहुत ज्यादा लहर थी, तो वो कहते थे हमें ट्रैवल एडवाइस, हमने उधर भी नहीं आना, आपने अब हमसे बात करनी है तो दुबई आ जाएं। बाई गार्ड मैं दुबई गया, उनसे मैंने बात की, मैंने उनके मिन्नत तरले तो किए, लेकिन उन्होंने हाईएस्ट प्राइस मुझसे लगाई और 5-5 साल के मुआहदे हो गए। अच्छा, जब 1 साल गुजरा तकरीबन, तो 3 गॉर्जेस डैम मुकम्मल हो गया, और उसके बाद मैंने समझा कि ये बड़ा नाजायज हुआ है इन्होंने हमारे ऊपर। तो मैं वहां से गया सीधा कनाडा, और उनको मैंने कहा कि देखो 5 साल का हमारे आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इससे पहले भी हम आपसे कोकिंग कोल लेते हैं, यू नो कि अभी मैं इसको नहीं चला सकता, तो काइंडली बजाय इंटरनेशनल हम कोर्टों में जाएं, तो आप मेहरबानी करें इसको रिकंसिडर करें। एंड बिलीव मी कि तकरीबन $9 पर टन, और वो वहां से कराया। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आया, उनको जाके बताया कि देखो कनाडा ने भी कर दिया, पर्सनली उनके साथ बात की, वो $29 मिलियन हमारे सिर्फ एक अदारे के लिए मैंने वो कंसेशन ले ली, और अल्लाह का करम था कि हमारा कोकिंग कोल और आयरन ओर से, और फिर हमने कोई 12 अरब का नेट प्रॉफिट कमाया स्टील मिल का। मलिक साहब, ये तो होता है ना जब आपके पास विल भी हो, विजन भी हो, और आप जो है कि कुछ करने का इरादा भी रखते हो। अब अगर हम ये देखें जो सरकारी इदारे और जिन प्राइवेट बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, इसमें से आधे जो हैं वो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं। मैं अब इस तय में जाए बगैर कि अच्छा कौन सी सियासी जमात से क्या तल्लक है, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज तो बराह रास्त आवाम से वोट लेते हैं और सारा मसाइल उनके साथ जुड़े होते हैं। उनको भी एहसास नहीं हो रहा कि हम कितना ये दबाव डाल रहे हैं आवाम के ऊपर, और सारा का सारा आवाम का खून निचोड़ना है, कुछ ना कुछ तो खुद भी कुर्बानी देनी चाहिए ना। सच्ची बात है, ये तो बहुत बड़ा एक जुर्म है। आई थिंक कि हुकूमतों की भी नालायकी रही है
ये तो राइट फ्रॉम डे वन। मुझे याद है कि जब 90s में मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर हाउस में बेनज़ीर भुट्टो साहब, उस वक्त कुछ एनर्जी के हो रहे थे, लेकिन अब हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर पीपीपी के टाइम में या मुस्लिम लीग नून के टाइम में या जब ये मुआहदे होते रहे, तो उस वक्त एक सोच ये होती थी कि जी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको एनर्जी तो जितनी भी हो वो कम है, ज़्यादा हुई तो एक्सपोर्ट कर देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ना फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुई, ना आपके और जो है मसाइल हल हुए। और उस वक्त गुड फेथ में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जा रही थी, और उस वक्त भी टेक्नोक्रेट्स को ये बताना चाहिए था कि गई गर्मियों में आपकी ज़्यादा कंजम्पशन है, सर्दी में कम है, इतना बैलेंस रखें जितना आप अफोर्ड कर सकें, इन प्राइसेस पे दें जो आप पे कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है। और अभी आपकी मैं बात से एग्री करता हूँ कि हमें फौरी तौर पे एक एक से अलग बैठ के कहा जाए कि आपके जो खर्चे हैं वो ले लो, थोड़ा अगला 5% प्रॉफिट भी ले लो, लेकिन ये ना कहो कि आपका जीरो कंजम्पशन हो और हम आपको 1000 करोड़ महीने का देते रहे। तो ये इससे बड़ा तो जुल्म, इससे बड़ा कोई नहीं जुल्म नहीं होगा। मैं जरा निसार जट साहब आपकी तरफ भी आ जाता हूँ, और इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकली भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम बन नहीं पा रहा। रोज़ कोई ना कोई मसला, रोज़ कोई ना कोई 2-4 जमातें तो हुकूमत में है, लेकिन अपोजिशन की सारी JUI अपने तौर के ऊपर मुजाहरे कर रही है, जमात इस्लामी अपने तौर के ऊपर कर रही है, PTI मुसलसल जो है कि वो मैदान में उतरी हुई है। तो अगर हालात यही रहे और मैशत भी ठीक ना हुई और आवाम के ऊपर दबाव भी ऐसा रहा, तो फिर तो सारी की सारी जमातें, आप सब लोगों ने तो आवाम के पास जाना होता है ना, तो आवाम की वो सकत ही ना रही, ताकत ही ना रही, तो फिर क्या रहेगा? फिर पाकिस्तान किधर जाएगा और हम किधर जाएंगे सारे? जी बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये हमारा फोकस आजकल जितनी भी डिबेट्स चल रही हैं वो इसी बात पर है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है और इसमें किसी और कुव्वत को इजाज़त ना दी जाए कि वो इंटरफेयर करे और इंटरफेयर करके पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डीस्टेबल करे। इसमें KPK के इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल एक अलग दायरे में चले गए हैं, आपका पंजाब जो है वो बिल्कुल एक अलग दायरे में चला गया है, सिंध जो है वो एक अलग दायरे में चला गया है। कलेक्टिवली आप जो है ना इस वक्त जो आपका जो सेंट्रल फेडरल है वो बिल्कुल डीस्टेबल होकर रह गया है। पाकिस्तान PMLN जो है ख़ास तौर पर जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी उनके साथ बैठी हुई उनको ऑन नहीं कर रही, MQM उनके साथ बैठी हुई उन्हें ऑन नहीं कर रही, और उनको डू मोर के अलावा उन्हें कुछ आ नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं कि जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, हमारी जमात हमारे साथ तो जो हुआ वो तो तारीख़ ने एक स्याह बाब करके लिखना है, और वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और माजी में भी होता रहा है। मैं ये नहीं कि ये आज हो रहा है, माजी में भी होता रहा है, आज भी होता रहा है। हमें कलेक्टिवली सबको एक फैसला करना होगा कि हमें अवामी राय का एहतराम करना होगा, और पार्लियामेंट में आकर हम सिर्फ और सिर्फ वो काम करें जिसकी खातिर हमने वोट लिया है। और अगर हमने इसी तरह एक दूसरे को पुलिस गर्दी के साथ गिरेबान पकड़ना, गालम गलोच करना, लड़ना झगड़ना, अगर हम इस डगर पे रहे तो नो डाउट इसका आफ्टर ऑल जो है इसके नतायज अवाम को भुगतने पड़ेंगे। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि लेकिन सियासी जमातों का अपना भी तो बहुत नुकसान होगा ना। अगर अवाम के मसाइल हल ना हुए, सियासी जमातें लड़ती रहीं, मैशत ठीक ना हुई, मामलात इससे ज्यादा खराब हुए, तो सियासी जमातों को भी आज जिस डगर पे हम खड़े हैं ना, ये उसी की बुनियाद है कि ना सियासी जमातों ने एक सबक सीखा, सियासी जमातों ने हमेशा एक दूसरे के खिलाफ क्रैकडाउन्स रखे, अपोजिशन को कॉर्नर किया, दीवार के साथ लगाया। और मैं फिर ये बात आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि ये आज से नहीं, ये शुरू से होता आ रहा है। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आना होगी, हमें रियलाइज करना होगा, हमें वोट का मैंडेट का जो एहतराम करना होगा। अगर इसी तरह हम किसी के बगल बच्चे बन के और हम हुकूमतों में आके फैसले करेंगे तो इन फैसलों को कोई नहीं मानेगा। पाकिस्तान में आज अगर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़े तो हुकूमत को ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन कमीशन, जो हमारे इर्द गिर्द जो फैसले हो रहे हैं और गलत फैसले हो रहे हैं उनकी फौरी तौर पे इंक्वायरी कराना होगी,
फौरी तौर पर जो है उन चीज़ों को जो है वो मैनेज करना होगा, उन चीज़ों को जो है वो और मेरे ख्याल है ठीक सारी करना जमातों होगा। को भी एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। राजा साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ आता हूँ कि सारे मसाइल अपनी जगह ठीक हैं, आप जो बातें कर रहे हैं कोई उससे इनकार नहीं करेगा, लेकिन अल्टीमेटली हर किसी की ख्वाहिश ये होती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, अवाम आगे बढ़े, कुछ खुशहाली हो, तामीर तरक्की के काम हो। लेकिन अगर ये सियासी अफरा तफरी रही इसी किस्म की सारी सूरत हाल जो कहीं मुझे नियर फ्यूचर में ठीक होती नज़र नहीं आ रही बदकिस्मती से कि जिस किस्म के हालात हैं, तो हम तो शायद ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से कोई सारों को मिल बैठ के कुछ संजीदगी से सोच के कोई ऐसी चीज़ हल निकालना चाहिए कि हम बेहतरी की तरफ भी जाना शुरू करें हमको सफ़र? लेकिन इसके तो सारे तरीके मौजूद हैं। एक तो यह है कि पार्लियामेंट का अपना किरदार बढ़ना चाहिए। अपोजिशन जो पार्लियामेंट से बाहर है उसको पार्लियामेंट में होना चाहिए। कहते हैं ना, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो फिर यह है कि कौमी कई मामलात पर कौमी इत्तफाक राय पैदा किया जाए। मसलन हम कौमी तवानाई पॉलिसी जो है वो बनाएं जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और कोई हुकूमत आए कोई जाए, लेकिन वो कौमी तवानाई पॉलिसी जो है वो हमारी उसी तरह से मौजूद हो जिसमें डैम बनाने, जिसमें सोलर एनर्जी, जिसमें विंड एनर्जी, फिर इसी तरह से जिसमें IPP से निजात हासिल करना, और इसी तरीके से कैपेसिटी वगैरह, ये सारे इस पे पूरी एक इत्तफाक राय पैदा किया जाए। ईरान से भी हम बिजली ले सकते हैं, हम क्यों खौफजदा होते हैं, रूस से भी ले सकते हैं। ये हमारी जिसके पीछे पार्लियामेंट की एक इज्तिमाई कुव्वत आ जाएगी, उसको फिर लाजमी तौर पर कोई भी उस पर कोई नारवा दबाव नहीं डाल सकेगा। इसी तरह मईशत में, मतलब अब सूदी मईशत को हम लेके चल रहे हैं, और सूदी मईशत के अंदर बेबरकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वफाकी शरई अदालत के फैसलों के खिलाफ है, लेकिन न हमारे हुक्मरान इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रोटोकॉल हम खत्म नहीं कर रहे, प्रोटोकॉल को खत्म करना। इन चीजों पर कौमी इत्तफाक राय पैदा किया जाए, उसके लिए जमात इस्लामी बिल्कुल अपनी पूरी सलाहियत है। अगरचे हम पार्लियामेंट में उस तरह नहीं है, लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी इस मुल्क की अहम तरीन पॉलिटिकल पार्टी है जिसके दामन पर कोई करप्शन का दाग नहीं है। हम अगर बात करेंगे तो कोई हमें नहीं कहेगा कि और ये प्राची साहब उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब पार्लियामान के अंदर भी अगर ये, मेरा ख्याल है हुकूमत अगर पहल करे, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारियां हुकूमत के पास होती हैं। मलिक साहब, ये आप समझते हैं, ज़रा मैं मलिक साहब को भी ले लेता हूँ कि मलिक साहब ये आप समझते हैं कि जहाँ पे सियासी जमातों में, इवन अपोजिशन के अंदर रियलाइजेशन मौजूद हो, PTI के लोग हमारे साथ बैठे हैं, जमात इस्लामी के हैं, बाकी लोग भी कहते हैं कि पार्लियामानी फोरम को इस्तेमाल किया जाए, बैठें, इकनॉमिक इशूज़ के ऊपर, कौमी इशूज़ के ऊपर कोई एक मुत्तफ़िका लाएमल होना चाहिए, और सियासी आज़ादियाँ भी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क में कुछ लोगों को तो आप कहीं जलसा जुलूस भी करें, धरने भी दें, तो बगैर आप पूछे आके 10 दिन बैठ के चले जाएं, और कुछ को आप कहें नहीं बिल्कुल आप जेन्युइन इशूज़ के ऊपर भी मुजाहरा नहीं कर सकते। तो आप नहीं समझते कि इस पर कोई हुकूमत को कुछ पहल करनी चाहिए और तमाम जमातों को बिठाए पार्लियामान के अंदर, और इन दोनों महाजों के ऊपर, माशी भी और सियासी महाज पर भी कुछ चीज़ों को ठीक किया जाए? या देखें, मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी है और मैं 100% एग्री करता हूँ कि हमें अपने सियासी मसाइल पार्लियामेंट के फ्लोर पे हल करने हैं। वहाँ अपोजिशन को ज़रूर हुकूमत को आड़े हाथों लेना चाहिए जहाँ गलत पॉलिसीज़ हों, और जहाँ ये देखा जाए कि रियासती मफादात के तकाजा है तो वहाँ सर जोड़ के बैठा जाए। उससे पब्लिक में पजीराई भी आपकी बढ़ेगी। अगर आप अपोजिशन में हैं और आप किसी चीज़ पे हुकूमत से एग्री कर रहे हैं बिकॉज यू थिंक कि ये मुल्क के मफाद में है, तो उससे आपका कद काट जो अवाम में भी है वो बढ़ता है कि देखो कितनी अजमत है और ग्रेटनेस है और ग्रेस है। आई थिंक वो उस ग्रेस का प्राचा साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में मैं खुद रहा 6 साल एज ए सेनेटर, एंड आई हैव सीन कि बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन चंद लोगों को यही होता है कि शोर शराबा करो, बुरा भला एक दूसरे को कहो, मेरिट पे बात सब्जेक्ट पे ना करें, तो वो तो आप बिल्कुल मेरे ख्याल में हम यही कहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि क्या हुकूमत की, देखें हुकूमत को इनिशिएटिव तो ज़रूर लेना चाहिए, और इसलिए वज़ीर आज़म ने वो मिसाक मफामत की पहली तकरीर में ही जिक्र किया, और फिर हमारे वो जो एडवाइज़र हैं सियासत के हमारे राना साहब, उन्होंने भी जी उन्होंने भी, सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, उन्होंने बड़े सख्त बयान भी दिए थे पहले तो वो तो और फिर उन्होंने कहा हम चल के भी आने को, और सच्ची बात है। लेकिन सियासी लोग सियासी बयान भी देते रहते हैं, बट हम सबको पता है
कि मुल्क के मफाद में यही है कि सर जोड़ के बैठें। कोई हुकूमत दायमी नहीं होती, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। आपके जो हकूक हैं वो सल्ब बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप सच्ची बात कह रहे हैं कि जलसा जुलूस है या धरना है, लेकिन फिर जलसे जुलूस अगर एक हदूद से ज़्यादा देखें ना, जलसे तो आपने देखा कि जुलूस निकाले, फजलुर रहमान साहब भी आए थे इस्लामाबाद, कोई रोक टोक नहीं थी। ये बिलावल साहब आए थे, इससे पहले नवाज शरीफ साहब को जब 2017 में हटाया गया तो वो भी यहाँ से एक जुलूस लेके तो पूरा जीटी रोड पे या मोटरवे पे वो गए थे। सब कुछ होता रहा, लेकिन यहाँ ऐसे भी जुलूस हैं जहाँ अनाउंसमेंट की जाती है कि आएंगे और गर्दन में रस्सा डालेंगे और प्राइम मिनिस्टर को घसीटेंगे, हम इधर से आएंगे, वो तशद्दुद में चले जाते। जमात इस्लामी के बहुत से जलसे बड़े पुरअमन, बड़े अच्छे, हमारे साथ इनके साबका अमीर जो थे वो मेरे साथ सेनेटर थे, बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन। देखिए ये पीटीआई तो 1.5-2 साल से दरखास्तें दे रही है, वो तो अगर किसी ने तशद्दुद करना हो तो बगैर दरखास्त के ही आके मेरे ख्याल है वो कर देगा, वारदात जिसने डालनी हो तो अगर इजाजत लेके कोई आ रहा है तो उसका मतलब पुरअमन ही होगा। हाँ, लेकिन देखें मेरे भाई, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी पास्ट हिस्ट्री जो होती है ना, वो जरूर उसके अंदर आती है कि यानी आप इजाजत के बगैर, अभी भी इनके बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इजाजत ना मिली तो हम फिर भी आएंगे। दैट मीन्स कि हमने आज मौखर किया है, इजाजत ना मिलने पर हमने आज मौखर किया है। जज साहब बता रहे हैं कि आज इस्लामाबाद में रखा था, लेकिन वो क्योंकि अभी हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया, उनका जी पीर को मुतवक्किल है तो हम नहीं कर रहे आज जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता। देखिए मैं बाई गार्ड आपको बताऊं, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मैं कोई 50-60 साल से ये गवर्नमेंट के इन चीज़ों के साथ भी, आर्मी में भी, फिर एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी भी, ये मैं देखता रहा एज ए पार्लियामेंटेरियन। आप अगर हक की बात करें और इंसाफ पसंदी की बात करें तो शायद वक्ती तौर के ऊपर कुछ लोग आपके कहें कि जी उसने ऐसे किया, इन द लॉन्ग रन अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है, बिकॉज यू आर सिंसियर एंड यू आर ऑनेस्ट इन योर अप्रोच। तो मेरे ख्याल है कानून की पासदारी हम सबको करनी चाहिए। जो लोग ऊपर ऊपर से कहते हैं और अंदर से नहीं करते वो भी गलत करते हैं। ठीक है, ये सच्ची बात है कि ये अभी टेस्ट हमारा इम्तिहान है, और ये इम्तिहान सारों का ही है, किसी हुकूमत या पोजीशन का नहीं, पूरी कौम का इम्तिहान है। अदारों का भी है, अदलिया का भी है और हमारी सियासी जमातों और पार्लियामेंट का भी है। सबका है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर यहीं से बातचीत को आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की। निसार जट साहब हमारे साथ हैं, फरीद अहमद फराची साहब भी हैं। जट साहब अभी मलिक कयूम साहब बात कर रहे थे कि सबको बैठना पड़ेगा, अपोजिशन को अपना किरदार, हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन पीटीआई ने भी कहा कि इलेक्शन जो है कि तैयार होना चाहिए तमाम कौम को। आप समझते हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, और अगर इसी सेटअप के अंदर सारे जहाँ पे अभी इलेक्शन हुआ और आप कह रहे हैं कि नहीं ये फॉर्म 47 के जरिए सब कुछ बदल दिया, तो फिर कितना आप समझते हैं कि फेयर इलेक्शन होगा? अगर फेयर इलेक्शन से करवाना चाह रहे हैं तो फिर उसके कुछ प्री कंडीशंस या प्री मेयर्स होंगे कि जो वो भी आपके जहन में होंगे? इसमें दो सूरतें हैं जी। मलिक साहब ने जो यहाँ पर बात की वो बातों की हद तक बहुत बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं उनको बताता चलूँ कि जब हम लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना था यहाँ पर इस्लामाबाद में, हमें ग्राउंड दे दिया गया था, और जब हम वहाँ से अपने हलकों से निकले हैं तो यहाँ पर इन्हीं के वज़ीर दाखिला मूँछों को ताव देकर और मोटरवे की पुलिस को भी इन्वॉल्व करके जो है हमें सफ़र नहीं करने दिया। और जो उन लोगों ने हालात खास मोहब्बत है ना उन्होंने, हाँ चले हमने भी फिर मोहब्बत दिखाई दी ना, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो हमने भी दिखाई दी। जब आप बिलावल भुट्टो ने एहतजाज किया, मरियम ने किया, किसी ने रोका? हम जब एहतजाज करते थे तो फिर क्यों रोका गया? और आज दिन तक मलिक साहब को बताना चाहूंगा कि मलिक साहब आज की तारीख में आप पंजाब पुलिस के FIR का रिकॉर्ड्स मंगा लें, आप सर पकड़ के सियासतदानों के साथ आप जुल्म करने पर तुले हुए हैं। एक नंबर। दूसरा नंबर, दो चीजें। खान साहब ने जो कहा कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हों, अगर हुकूमत इस बात से बचना चाहती है
तो फिर हुकूमत को फौरी तौर पे फॉर्म 47 का फैसला देना होगा, 47 के ऊपर इंक्वायरी कराना होगी, 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी कराना होगी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म और जबर हुआ है इसकी इंक्वायरी कराना होगी। और हम बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ काम ले रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को अगर चिंगारी की जरूरत है, अगर चिंगारी लग गई और वो जो आग भड़कनी है, मैं उस दिन से डरता हूं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान उस ऐसे हालात में जाए। हम समझते हैं कि हुकूमत वोट के तहफ़्फ़ुज़, ये वोट को इज्जत देने वाला फार्मूला नवाज शरीफ का फायर्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है। वोट के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, जिसका वोट जहां हो वहां से निकले तो उस वक्त आपके पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत अपना दिफा चाहती है, अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, हुकूमत समझती है, तो वो वोट को तहफ़्फ़ुज़ दे, फॉर्म 47 पे फौरी तौर पे इंक्वायरी कराए, फॉर्म 47 के जिन पर इल्ज़ाम आते हैं वो फ़ौरन रिज़ाइन दें, इलेक्शन कमीशन वहाँ पर जो है ट्राइब्यूनल जो हैं वो अपना काम करें और फौरी तौर पर उन लोगों को इस ईवान में लेकर आए जो कि फॉर्म 45 की पैदावार हैं, तो पाकिस्तान आगे चल सकता है। और अगर इसी तरह आप चोरी और डकैती करके मुल्क के वोट को चोरी करके आगे चलेंगे तो ये नामुमकिन होगा। यही नुक्ता नज़र जो है कि जमात इस्लामी जो है कि पाकिस्तान भर के अंदर आपने इलेक्शन लड़ा, आपकी जमात ने इलेक्शन लड़ा और बार बार आपकी जानिब से भी अनाउंसमेंट हुई है कि इलेक्शन नताइज बदले गए हैं। अब यहाँ से आगे एक ये है कि एक इलेक्शन ऑडिट होना चाहिए, एक डिमांड ये है जी कि आप इसको सारे इलेक्शन को कलअदम करार दें कि दोबारा इलेक्शन करवाएं। अगर ये दोबारा करवाते हैं तो क्या यही सारा सेटअप अगर हो, उसी किस्म के आरओज़ हों, तो फिर कितने फेयर इलेक्शन होगा? तो यहाँ से आगे अब इस इलेक्शन को लेके होना क्या चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि फॉर्म 45 मौजूद हैं, अब इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के पास, हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन के अपने पास मौजूद हैं। उन फॉर्म 45 पर तमाम के दस्तखत मौजूद हैं, यानी तमाम पॉलिटिकल एजेंट्स के पोलिंग दस्तखत मौजूद हैं। अब ये कि उसको तो कोई देश चेक कर सकता है ना कि कहाँ टेम्परिंग हुई है, कहाँ जो है 1182 को 7182 बनाया गया है। हमने जब इलेक्शन कमीशन के पास हम तजावीज़ के लिए थी और मैं ही जमात इस्लामी की नुमाइंदगी कर रहा था, तो हमने कहा जी कि हिंसों में भी लिखें, हरफों में भी लिखें, और उन्होंने ये तजवीज़ नहीं मानी। तो ये किस लिए, यानी बदयांती करने के लिए? जबकि चेक हम लिखते हैं तो हिंसों में भी लिखते हैं, हरफों में भी लिखते हैं। तो ये इस वक्त इस बात की जरूरत है, इस तरह के इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है कि फिर वही एक प्रैक्टिस जो है वो हो जाए, बल्कि ये कि इंतखाबी जो है मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ जाना चाहिए और उसके अलावा फॉर्म 45 है उसका जो है वो ऑडिट हो और उसके मुताबिक जो है वो चेक करके जिनकी जेन्युइन सीटें मिलती हैं वो बनी जाएं। खुद जमात इस्लामी की 6 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक कराची की बनती हैं, हमें नहीं दी गई, और भी इसी तरह हमारी मौजूद हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसी पे चले, बाकी मसाइल हल करें। अवाम के मसाइल हल किए बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। ये हुक्मरान कान खोल के सुन लें। ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था पराचा साहब, वो तो अब इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है, वो तो क्योंकि फ्रीक नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के डॉक्यूमेंट भी सामने लेके आने के लिए तैयार नहीं है, ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी। बिल्कुल इसी से ही पता चलता है ना कि जी कोई मिली भगत है, कोई दाल में काला है, बल्कि दाल ही काली है। अब ये ना कि जी हुकूमत अगर ये नहीं करेगी कि बिजली को और IMF के साथ जो मुआहदात हैं उन पे कौम को की उमंगों और तमन्नाओं के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, तो फिर सिर्फ फॉर्म 47 की बुनियाद पर इनके इख्तिदार नहीं बचते, नहीं चल सकता, फिर इस करप्शनों के साथ इख्तिदार नहीं बचता। बहुत शुक्रिया फरीद पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बस टाइम भी हो रहा है हमारे प्रोग्राम का, निसार जैसा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, बुनियादी मसला जो है वो यही है कि पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, अवाम की बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है कि पोलिटिकल विल होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए, नेक नीयती होनी चाहिए और दयानतदारी के साथ जिसका जो हक है उसको दे दिया जाए तो पाकिस्तान खुद ही आगे बढ़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।